नमस्कार, मैं रवीश कुमार। युद्ध अब बेलगाम होने की दिशा में जाता दिख रहा है। युद्ध से जुड़ी खबरों को समेटना मुश्किल सा है। हर लाइन दूसरी लाइन से ज्यादा खतरनाक है। आप वीडियो पूरा देखें। हमने हमले से जुड़ी तमाम खबरों का संकलन किया है ताकि पता रहे कि हमले के तीसरे दिन दुनिया कहां खड़ी है, इसराइल के भीतर कितना नुकसान हुआ है, इसकी ठीक ठीक सूचना नहीं आ रही, ना ही वीडियो आ रहे हैं। इस समय आपको लग रहा है बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी खबरों को आने से रोका भी जा रहा है। आज ही ईरान ने दावा किया कि नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया गया है, तो इसराइल का दावा है उसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया। नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट करने की घटना सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन इसके बाद खबर का पता ही नहीं चला। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है कि यह फेक न्यूज है। नेतन्याहू के ऑफिस ने इसका खंडन किया है। तो इस तरह से सही गलत दावे दोनों तरफ से खूब किए जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के पीआर डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि तेल अवीव व पूर्वी जेरूसलम के सरकारी दफ्तरों को खैबर मिसाइल से टारगेट किया गया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने तो दावा किया कि उसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को नष्ट कर दिया, जैसे सांप के सर को कुचल दिया। लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गार्ड दावा कर रहा है नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया। इसी तरह इसराइल की सेना आईडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी। इस बीच तेल से जुड़ी खबरों ने दुनिया को अलग ही चिंताओं में डालना शुरू कर दिया है। जनवरी 2025 के बाद तेल के दामों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। एक बैरल $82 से ज्यादा का हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है। इसने रास तनुरा रिफाइनरी पर हमले के बाद ऑपरेशन रोक दिए हैं। जो वीडियो है भयावह है। ईरान के ड्रोन ने रिफाइनरी में बड़ा नुकसान किया है। यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। रोजाना 5.5 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है। सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो वायरल हैं, जिनमें काफी धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। कतर में तेल की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है शेवरॉन, अमेरिका की कंपनी है। इसराइल ने इस कंपनी से कहा है कि वो लेवाइथन में अपने तेल फील्ड में उत्पादन रोक दे। गैस फील्ड को बंद कर देना छोटी बात नहीं। इसका मतलब है इसराइल में भी घबराहट है कि ईरान इस बार बड़ी तबाही मचाने वाला है। ओमान के तट के पास ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। कतर से सूचना है कि रास लफान शहर में ऊर्जा कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन से हमला हुआ। अभी तक यही समझा जा रहा था कि तेल की सप्लाई को खतरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में है, लेकिन ईरान ने खाड़ी के देशों की रिफाइनरीज को टारगेट कर सबको चौंका दिया। कच्चे तेल और होर्मुज की बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। युद्ध की कगार पर पहुंची दुनिया ने हमें एक बात समझा दी है, जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ विकल्प नहीं, जरूरत है। युद्ध और बीमारी कभी बताकर नहीं आते। बीमारी के वक्त कर्जा लेने या एफडी तोड़ने से बेहतर है कि पहले से इंश्योरेंस के बारे में सही प्लानिंग की गई हो। हॉस्पिटल बिल को इंश्योरेंस कंपनी देखे और आप अपना इलाज बेफिक्र होकर करवा पाएं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। यह भी एक तरह की बचत है। कई प्लान पहले ही दिन से डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कवर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस की भी सही समझ होनी चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं, उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है, और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को पैसे की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कौन सा प्लान सही है, यह खरीदने से पहले सारी टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। सिर्फ 400-500 रुपए महीने की छोटी सी रकम देकर आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में लाखों करोड़ तक का कवर ले सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दिया है, जिससे आपको और जानकारी मिल सकती है। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। आखिर में फैसला आप अपने विवेक से लें, सोच समझ कर ही करें। अगर अमेरिका को लगा होगा कि ईरान पर 3-4 दिन हमला कर उस पर दबाव डालेंगे और वाहवाही लूट लेंगे, तो फिलहाल उसकी यह रणनीति फेल नजर आ रही है। ईरान ने उन आशंकाओं को सच साबित कर दिया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस पर हमला होगा तो युद्ध इस बार बड़ा होगा, निर्णायक होगा।
वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आई है कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय पेंटागन चिंता में पड़ गया है। ईरान की सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाने के बाद भी पूरी ताकत से लड़ रही है। कुवैत से बड़ी खबर आई है। कुवैत में अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों के क्रैश हो जाने की खबर ने आज सनसनी फैला दी। बाद में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि 3 विमान क्रैश हुए हैं और ये F-15 फाइटर जेट्स हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने पहले सूचना दी कि अली अल सलेम सैनिक अड्डे से 10 किलोमीटर के रेंज में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्रैश करते देखे गए। हमारे पास मौके के वीडियो नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि F-15 किस तरह का विमान है। शुरू में कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने खबर दी कि अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्रैश हुए, लेकिन बाद में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कुवैत के डिफेंस सिस्टम ने ही इन विमानों को मार गिराया। एक विमान 880 करोड़ के आसपास का है और ऐसे 3 विमान आज क्रैश हो गए। कोई पायलट हताहत नहीं हुआ। पैराशूट की मदद से सभी सुरक्षित जमीन पर लौट आए हैं, ऐसा दावा किया गया। कुवैत ने ही अमेरिका के 3 विमानों को मार गिराया और अमेरिका इसे फ्रेंडली फाइट बता रहा है। इस घटना से पता चलता है कि ईरान के कारण कुवैत में भगदड़ मची है। इन्हें पता नहीं चल रहा किसकी मिसाइल आ रही है, किसका विमान जा रहा है। विमान देखते हैं, लीवर दबा देते हैं। युद्ध में ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी तैयारी से लड़े जा रहे युद्ध में कई विमान खुद से नष्ट कर दिए जाएं, यकीन करना मुश्किल लगता है। अगर यह साबित हो जाए कि ईरान ने अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को गिरा दिया, तो यह ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी और अमेरिकी खेमे में भगदड़ मच सकती है। कुवैत में अमेरिका के दूतावास के अहाते को भी ईरान ने टारगेट किया। अमेरिका को कहना पड़ा कि लोग दूतावास के करीब ना आएं। कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन के अटैक का खतरा बना हुआ है। अपने कर्मचारियों से कहा गया है कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें। यह हालत हो गई है। क्या अमेरिका ने सोचा था कि मध्य पूर्व के दूतावासों को निशाना बनाया जा सकता है? ईरान की रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कहना है कि ईरान के 131 शहरों पर हमले हुए हैं और अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के मिनाब शहर में स्कूली लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर इसराइल ने हमला कर दिया, जिसमें 180 से अधिक बच्चियों की मौत हो चुकी है। कहीं कहीं संख्या अलग भी है। क्या आपने कहीं भी इन 180 बच्चियों पर अलग से कोई स्टोरी देखी? स्कूल पर इसराइल ने अचानक बम नहीं गिराया होगा, बल्कि गजा में भी यह देश यही करता था, स्कूल और अस्पतालों को टारगेट करता था। कितने लोग बोल रहे हैं इन बच्चियों के बारे में? अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन खबर है कि मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में 1000 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया। इसराइल की सेना का बयान है कि तेहरान में धुआंधार बमबारी हो रही है। तेहरान में बड़ी संख्या में खामेनेई की शहादत और अमेरिका इसराइल के हमलों के विरोध में लोग निकले थे, उन पर हमला हुआ है। मरने वालों की संख्या का अभी तक पता नहीं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरान में 1000 से अधिक ठिकानों पर बम गिराए गए। IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय पर बम गिराए गए। इसके बाद सेंट्रल कमांड ने कहा हमने सांप का सर कुचल दिया। सुनने में लग सकता है यह बड़ी कामयाबी होगी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को टारगेट किया गया, लेकिन पिछले साल जून में इसके चीफ को मार देने के बाद भी रेवोल्यूशनरी गार्ड खत्म नहीं हुआ। आज भी ताकत है। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसकी सुरक्षा प्रणाली कई स्तरों पर काम करती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक लीडर के मार देने के बाद भी काम करती रहती है। इसलिए एक अटैक में खत्म करना ऐसा दावा असंभव लगता है। अगर ऐसा होता तो खामेनेई की हत्या के तीसरे दिन अमेरिका को 1000 ठिकानों को टारगेट नहीं करना पड़ता। उसकी सेना, उसके जनरल टैंक से उतरकर कारों में ईरान के भीतर घूम रहे होते। अमेरिका बड़ी कामयाबी बता रहा है कि उसने IRGC के मुख्यालय पर हमला किया। ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला, हाउती के भी मैदान में उतरने की खबरें हैं। खबर है कि मिलिशिया ने कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी पर मिसाइलों से हमला किया। इसराइल और अमेरिका से जुड़ी खबरें और इनकी प्रतिक्रिया से यही लग रहा है कि ईरान तीसरे चौथे दिन भी पूरी ताकत से मैदान में है। खामेनेई की हत्या के बाद से उसका हमला, उसका जवाब और खूंखार और आक्रामक हो गया है। ईरान एक नहीं बल्कि 9 देशों पर हमला कर रहा है। इस बार लड़ाई इसराइल और ईरान के बीच नहीं, बल्कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इसराइल, बहरीन, जॉर्डन,
ओमान और इराक सब पर हमला कर दिया है। ऐसा कब हुआ था? एक देश एक साथ 9 देशों पर अटैक कर रहा है। ईरान का कहना है मध्य पूर्व के देशों में आम नागरिकों की जगह अमेरिका के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उसका दावा है कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिका के 6 सैनिक अड्डों को टारगेट किया है। वहां से अमेरिका को अपने सैनिक एसेट्स को हटाने पड़े हैं। इसका मतलब है ईरान के पास जो भी है, जितना भी है, उससे लड़ रहा है, या उसकी इस तरह की तैयारी रही होगी कि ऐसा वक्त आ जाएगा तो इसराइल के साथ साथ खाड़ी के देशों पर भी हमला कर देंगे। इसलिए इसे ईरान की तैयारी के रूप में भी देखिए। अगर जवाब में खाड़ी के देशों ने ईरान पर हमला किया तो उनका ही नकाब उतर जाएगा, बल्कि उतर भी चुका है। वे अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इसराइल के साथ जंग में शामिल हो जाएंगे। उनकी जमीन से अमेरिका हमला करेगा ईरान पर तो ईरान क्या करेगा? कतर के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि गल्फ काउंसिल को ईरान के साथ सीधे टकराव नहीं मोल लेना चाहिए। कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि खाड़ी के देश ईरान से टकराव में शामिल हो जाएं, लेकिन खाड़ी के देशों को ऐसा करने से बचना चाहिए। दोनों पक्षों के संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचेगा। खाड़ी के देश कह रहे हैं कि यह अमेरिका और इसराइल की जंग है, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देना काफी होगा? खाड़ी के देशों ने अपने आस पड़ोस की अस्थिरता से अलग एक छवि बनाई, लेकिन वह छवि अब टूट रही है। अगर खाड़ी के देश इस टकराव में उतर गए और ऐसा हुआ कि ईरान पर 9 अरब देश हमला करेंगे, तब इस क्षेत्र में लड़ाई का इतिहास और चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अभी तक यह लड़ाई ईरान और इसराइल के बीच मानी जाती है, लेकिन अब ईरान बनाम अरब और इसराइल का हो जाएगा। अरब और इसराइल एक साथ नजर आएंगे। जज्बा देखिए, जिस वक्त ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, खामेनेई की हत्या कर दी गई, ईरान पूरी ताकत से अपने वजूद के लिए 9 देशों से लड़ रहा है। कब तक लड़ पाएगा यह सवाल तो है, लेकिन आज लड़ रहा है, इसे भी नोट कीजिए। अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इन 7 देशों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। कहा है ये हमले इस पूरे इलाके में कई देशों की जमीन पर हुए। बहरीन, इराक, इराकी कुर्दिस्तान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई सब निशाने पर थे। ईरान के ये हमले अंधाधुंध, लापरवाह और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना थे। इन हमलों में आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ी और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा। ईरान की यह कार्रवाई एक खतरनाक एस्केलेशन है जो कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करती है और पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालती है। जो देश इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं थे, उन पर हमला करना लापरवाह है और अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाई। 7 देशों ने कहा वे अपने नागरिकों, अपनी संप्रभुता और अपनी जमीन की रक्षा के लिए एकजुट हैं। आत्मरक्षा के अपने अधिकार को दोहराया। उन्होंने हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के बीच सहयोग की तारीफ की और कहा कि इसी सहयोग की वजह से बड़े पैमाने पर जनहानि और तबाही से बचा जा सका। तो अब खाड़ी के देश संप्रभुता की चिंता कर रहे हैं और ईरान पर जो इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है, उनकी जमीन का इस्तेमाल कर हमला किया है, क्या वह संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं है? साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर ड्रोन से हमला होने के बाद सायरन बजने लगे, ऐसी खबर आई। इस बात को बड़ी खबर के रूप में देखा गया कि ब्रिटेन ने अपने बेस को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए खोल दिया। ब्रिटेन ने कहा कि अमेरिका का इस्तेमाल बहुत सीमित होगा, लेकिन इस फैसले को एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरब के एक अधिकारी ने अल जजीरा टीवी पर कहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसकी चिंता केवल अपनी और इसराइल की सुरक्षा है। उसने खाड़ी के देशों को अकेला छोड़ दिया। सऊदी अरब में इतना तो लोकतंत्र है नहीं कि कोई अधिकारी टीवी पर जाकर बयान दे कि अमेरिका ने सऊदी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। और अगर ऐसा है तो समझना चाहिए कि ईरान के हमले ने खाड़ी के देशों में दहशत मचा दी है। एक ही समय में लगता है ईरान कमजोर पड़ रहा है, खत्म हो जाएगा, और उसी समय में ईरान ने ठीक ठीक तबाही मचा दी है। इसका जवाब आपको गजा से मिल सकता है। बहुत छोटा इलाका है गजा, दिल्ली का 1/4, मात्र 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका, लेकिन 2 साल तक इसराइल रोज हजारों टन बम गिराता रहा। नेतन्याहू गजा को पूरी तरह गायब नहीं कर सके। 70,000 से अधिक लोग मारे गए, 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए, विकलांग हुए, हजारों घर नष्ट हो गए।
लेकिन गजा अब भी दिखाई देता है, उसके लोग जिंदा हैं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। जिस हमास को मिटाने के नाम पर इस्राइल 2 साल तक बम गिराता रहा, अंत में उसी हमास से समझौता करना पड़ा अपने बंधकों की रिहाई के लिए। ऐसा नहीं हुआ कि उसने हमास को मिटा दिया और उनके अड्डों से अपने नागरिकों को कार में बिठाकर ले आया। तो अभी यह नहीं समझना चाहिए कि इस्राइल के पास सब कुछ है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और अमेरिका की जी हजूरी करने वाले दर्जनों देश हैं, तो ईरान को एक दिन में मिटा देंगे या 1 महीने में खत्म कर देंगे। ईरान का नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन इसी दुनिया ने देखा कि गजा के लोगों ने किस बहादुरी से अपने ऊपर जुल्म का सामना किया। क्या इस्राइल गजा से एक भी आदमी पेश कर सका जो गिड़गिड़ा रहा हो कि छोड़ दो, अब बस बम मत गिराओ? नरसंहार हुआ, लेकिन वहां के लोगों ने घुटने नहीं टेके। इसलिए भले इस्राइल के पास ईरान को खत्म कर देने का प्लान होगा, वो चाहता होगा, लेकिन इतना आसान नहीं कि 10-20 दिन में उसे खत्म कर दे। ईरान की इस तैयारी या पलटवार को देखते हुए लगता है भले उसके पास ताकतवर हथियार ना हो, मगर वह मिट जाने से पहले लड़ना चाहता है। ईरान और अमेरिका के हथियारों की तुलना की जा रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका के हथियार जहां $1 मिलियन से लेकर $10 मिलियन के हैं, वहीं ईरान ने $1,000, $10,000 की मिसाइल और ड्रोन से तूफान मचा दिया है। जिस इंटरसेप्टर से ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा रहा है, उनकी कीमत कई मिलियन डॉलर में होती है। ड्रोन या मिसाइल को रोकने के साथ साथ वे भी तबाह हो जाते हैं। सवाल है कि क्या ईरान अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है? क्या उसके पास अमेरिका, इस्राइल, तमाम पश्चिमी देशों से लड़ने की क्षमता है? उसके दर्जनों सैकड़ों मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन यह भी पढ़ने को मिल रहा है कि सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका के महंगे रक्षा सामानों को छकाया है, इस्राइल सहित खाड़ी के देशों में नुकसान भी पहुंचाया है। अब आइए भारत पर। भारत के शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स एक वक्त 1600 अंक नीचे चला गया तो निफ्टी 25,000 के नीचे आ गई है। भारतीय निवेशकों के 9 लाख करोड़ हवा हो गए। अगर युद्ध लंबा खिंचा, तेल महंगा होता रहा, तो इससे तेल कंपनियां, विमान कंपनियां और इनसे जुड़ी तमाम कंपनियों का घाटा बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरह से इस युद्ध की कीमत हर कोई चुका रहा है, चुकाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। एक दिन में 8 से 9% की वृद्धि हो जाती है। कच्चा तेल प्रति बैरल $80 के करीब पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि इसका भाव 100 से $120 प्रति बैरल भी हो सकता है। युद्ध अगर बेलगाम हुआ तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होगा और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत में तेल को लेकर हाहाकार मच सकता है। अभी से ही बीमा कंपनियां यहां से गुजरने वाले जहाजों पर सरचार्ज लगाने लगी हैं, जिसके कारण यहां से गुजरने की लागत बढ़ गई है। बीमा कंपनियों के कारण कई टैंकर कंपनियों ने अपने जहाज खड़े कर दिए गए। कार्गो का ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। शिपिंग कंपनी हेपैग लॉयड ने युद्ध के खतरे के चलते सरचार्ज की घोषणा की है। 20 फीट के हर कंटेनर पर $1,500 का सरचार्ज लगाया जाएगा। फ्रांस की शिपिंग कंपनी CMA CGM ने $2,000 का सरचार्ज लगाया है और हॉर्मुज में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हॉर्मुज का नियंत्रण ईरान के पास है। ईरान ने अभी हमला नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है अगर ईरान कमजोर पड़ा तब वो हॉर्मुज को निशाना बनाएगा। इस आशंका के कारण दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अपने कंटेनर और टैंकर रोक दिए हैं। मर्सक ने कहा है कि हम हॉर्मुज से सभी जहाजों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोक रहे हैं। उसने स्वेज नहर और बॉब अल मंदेब जल डबरू मध्य से भी जहाज हटाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहां ईरान समर्थित हूती का खतरा है। अब जहाज अफ्रीका के चारों तरफ घूम कर जाएंगे। हजारों किलोमीटर ज्यादा, हफ्तों ज्यादा समय लगेगा, करोड़ों ज्यादा खर्च होगा। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने भी मध्य पूर्व के लिए सारी बुकिंग बंद कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार शिपिंग ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि क्रूड ऑयल और LPG के कम से कम 150 टैंकर हॉर्मुज के दोनों तरफ खुले समंदर में लंगर डालकर खड़े हो गए। हॉर्मुज के बाद अब सुएज कैनाल में भी यातायात पर प्रतिबंध लग रहा है। शिपिंग कंपनियों को अफ्रीका के रास्ते सामान पहुंचाना पड़ेगा। अगर हॉर्मुज पर अटैक हुआ या बंद हुआ तो भारत की तेल कंपनियां दबाव में आएंगी। भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है और इसका 60% हिस्सा इसी हॉर्मुज से गुजरता है। ओमान
और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, 33 किलोमीटर चौड़ी एक पतली सी जलधारा जिससे हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का 27%, वैश्विक एलएनजी का 22% यहां से जाता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार 2024 में इस रास्ते से गुजरने वाले तेल और गैस का मूल्य $500 अरब सालाना था, तो ट्रंप ने दुनिया भर के व्यापार को खतरे में डाल दिया है। भारत ने इस युद्ध की निंदा नहीं की, यह नहीं कहा कि उसके जैसे गरीब देश तेल के आयात पर निर्भर हैं, उनका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, उनकी जनता पर दबाव बढ़ेगा। यह सब बयान में नहीं होता, केवल ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। इस मकसद से दिए जाते हैं कि भारत के नाम पर अखबारों में कुछ छप जाए, लोगों को दिख जाए कि भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने कुछ बोला है। लेकिन सोचिए, आज ही 9 लाख करोड़ निवेशकों के हवा हो गए भारतीय शेयर बाजार में। ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया को सनका दिया है, फिर भी दुनिया उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। मध्य पूर्व के देशों में 2-3 दिनों से हवाई जहाज नहीं उड़ रहे, लाखों यात्री फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया को रोककर ईरान पर हमला क्यों किया गया, दुनिया को समझ नहीं आ रहा। ये दोनों ईरान में लोकतंत्र नहीं ला रहे, बल्कि अपनी हरकतों से दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं कैसे इनकी तरह के नेता अपने अपने देश में लोकतंत्र को कुचलकर दुनिया के 2-4 शासकों से दोस्ती कर राज कर सकते हैं। तो ईरान पर हमला और ईरान का जवाब अमेरिका और इस्राइल की जीत की दास्तान के हिसाब से मत देखिए, वो जीत सकते हैं। इस हिसाब से देखिए कि एक देश अपने वजूद को बचाने के लिए किस तरह लड़ता है। वह बस इसी की कीमत चुका रहा है कि ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया, इस्राइल के आगे घुटने नहीं टेके। हमारा वीडियो देखते रहिए। 2 मार्च को हमने एक और वीडियो बनाया, भारत ने ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं की, उसमें बताया खामेनेई की हत्या पर संवेदना क्यों नहीं जताई गई। आपको समझ आएगा कि भारत की चुप्पी का कोई तार्किक आधार नहीं है। युद्ध से जुड़ी खबरें लगातार बदल रही हैं, लेकिन हैरानी की बात है मीडिया में जमीन से कितनी कम रिपोर्ट है, वह भी उस दौर में जिसे मीडिया और सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है। हर देश लगता है अपने नुकसान को नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए कि कहीं जनता इस नुकसान को अपनी आंखों से देखकर यह न समझ ले और युद्ध के खिलाफ ना हो जाए। इसलिए सारी खबरें ट्विटर पर दौड़ रही हैं। टॉप लीडरशिप को मारकर ईरान को झुकाने की रणनीति कम से कम इस वक्त तक सफल नहीं है। उल्टा खामेनेई की हत्या कर अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व को फिर से 90 के दशक में पहुंचा दिया है, जहां पता नहीं चलता था कौन दोस्त है कौन दुश्मन और कब कहां हमला हो जाता था। इन नेताओं से बचिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।